आशु, अगर आप देखें आज सबसे अच्छी जो खबर आई है 23,000 करोड़ रुपए सरकारी बैंकों को मिल रहे हैं, लेकिन इस खबर के बाद इस वक्त आप सेंट्रल बैंक देखिए करीब 1.5% नीचे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि काफ़ी बड़ी रकम इनको मिली है। यूनियन बैंक, पीएनबी, यूनाइटेड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी में जो एक शुरुआती तौर पे तेज़ी आई थी, अगर हम आपको चार्ट दिखाएं तो आप देखेंगे दिन का ग्राफ कि एक बार की तेज़ी ज़रूर आई, लेकिन फिर इन पे दबाव काफ़ी हद तक दिखाई दिया और ये सब कमज़ोर हो गए। केवल कैनरा बैंक अभी भी है जहाँ पे मजबूती है, थोड़ी आईओबी, यूको में भी आप कह सकते हैं। क्या वजह है इसके पीछे? एक अच्छी खासी रकम सरकार की ओर से मिल रही है, तो इन शेयरों में तो 5 से 10% का उछाल आना चाहिए। प्रदीप, 5 से 10% नहीं, आई थिंक 40 से 50% का या उससे भी ज्यादा उछाल हम इनके लोस में रिसेंटली देख चुके हैं। आई थिंक अगर इस रैली में अगर आप देखें प्री ब्रेग्जिट पोस्ट ब्रेग्जिट जो रैली आई है, जो सबसे वीकेस्ट स्पॉट था पीएसयू बैंक्स, वही सबसे ज्यादा स्वीट स्पॉट था। सो आई थिंक everything, every bad news discounted, every good news discounted, सब कुछ इसमें आ चुका था। तो आई थिंक ये बहुत अगर आप पिछले मतलब महीने की बात करें तो अपना भी टारगेट स्टेट बैंक का 230 रुपए का था, जब 200 या 205 का था कि वहां तक जाने की संभावना और वहां तक ये पीएसयू बैंक्स में रिकवरी आएगी। लेकिन अब आगे क्या? सो आई थिंक ये एक ऐसा जंक्शन आ चुका है कि यहाँ पे आई थिंक ऑल दीज पॉजिटिव न्यूज जिनके चलते इसमें रिकवरी आई थी, काफी हद तक 90% डिस्काउंट हो चुकी है। तो इन लेवल पे पीएसयू बैंक में फ्रेश बाइंग करनी, वो जब तक है वो बंद मुट्ठी है या मुट्ठी खुल जाने वाली न्यूज जो होती है, आई थिंक वही फर्क है। अब काफी कुछ इसमें आ चुका है और फंडामेंटली कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। एंड मुझे लगता है कि अब जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे अगेन इनमें कुछ ना कुछ प्रेशर देखने को मिलेगा। आई थिंक सब कुछ हम इतना स्टॉक मार्केट में मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, लेकिन इतनी शॉर्ट नहीं है कि इतनी खराब चीज 80 से 100% तक रिवर्सल आ चुके हैं काफी सारे स्टॉक्स में और हम सब भूल जाएंगे कुछ खराबी नहीं है, ऐसा नहीं है। सो आई थिंक ऑल सेड एंड डन ये अपना एक टॉपिक सिग्नल दे चुकी है, काफी रिकवरी हो चुकी है। अब कोई ऐसी न्यूज नहीं आ सकती जो यहां से 5 से 10% इनको आसानी से ले जाए। ऑन द कॉन्ट्ररी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और इसमें अब मुझे लगता है कि शायद एक कंसोलिडेशन या नेगेटिव बायस शुरू हो चुका है पीएसयू बैंक्स में। चलिए एक बार फिर कंसोलिडेशन का रुख यहां पर पीएसयू बैंक्स में आता हुआ, ऐसी स्थिति में कहां पर आपको लग रहा है पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए? पीएनबी एक स्टॉक मयूरेश जिसने आउट परफॉर्म किया था पिछले 1.5 महीने में, क्या ये पहले रेडार पर रहेगा सेल ऑफ के लिए? आफ्टरनून हर्षदा जी, आई थिंक जैसे नंबर्स आएंगे आई थिंक ये बहुत अहम होगा पीएसयू बैंक स्टॉक्स के लिए, एंड स्पेसिफिकली स्टॉक्स जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था सेंसिटिव इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स को, जैसे रियल एस्टेट, शुगर, कमोडिटी ड्रिवन सेक्टर्स। तो जहाँ पीएनबी का एक्सपोजर है, आई थिंक जो रियल एस्टेट की तरफ एक्सपोजर है इनका जो काफ़ी बड़ा है, एंड अदर एंसिलरी सेक्टर्स इज वेल, मुझे लगता है आई थिंक नंबर्स देखना बहुत ज़रूरी होगा ये बार। अगर नंबर्स आई थिंक काफ़ी स्टेबल आते हैं स्पेसिफिकली इन एसेट क्वालिटी फ्रंट पे, तो मुझे लगता है आई थिंक द स्टॉक कैन स्टिल रिएक्ट पॉजिटिवली। बट आई थिंक नंबर्स देखना बहुत ज़रूरी होगा और मैनेजमेंट कमेंट्री आई थिंक कैसे परसीव करते हैं फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ दिस ईयर, एंड अगेन आई थिंक क्रेडिट ग्रोथ की क्या उम्मीद है, क्रेडिट कॉस्ट कितना एक्सपेक्ट करते हैं विद स्टेबलाइजेशन कमिंग थ्रू। आई थिंक ये बहुत अहम होगा, इसलिए ये क्वार्टर के नंबर्स शायद डिफाइनिंग होकर, जैसे आशु कह रहे थे, आई थिंक ये काफ़ी स्टॉक्स चल चुके हैं नीचे के लेवल, सो आई थिंक नंबर्स विल डू द टेलिंग फ्रॉम हियर ऑन। ओके, लेकिन यस बैंक एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है मयूरेश, इस पर लगातार चर्चा चल रही है आज, क्योंकि मूडीज ने कल एक रिपोर्ट में ये कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर पे जिस तरह का यस बैंक का एक्सपोजर है दूसरे काफ़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के मुकाबले, तो वो एक चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर से ही ज़्यादातर एनपीएज आए हैं। हालांकि बैंक काफ़ी इसके बारे में क्लैरिफिकेशंस दे रहा है, उनका कहना है कि लोग शायद गलत समझ रहे हैं। स्टॉक आप देख सकते हैं फिलहाल 2.25% नीचे ट्रेड कर रहा है, आप क्या कहेंगे? नहीं प्रदीप जी, आई थिंक मैं बहुत वैल्यूएशंस को भी आई थिंक मायने रखता हूँ, और जहाँ तक वैल्यूएशंस का सवाल है दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे ख्याल से आई थिंक काफ़ी फेयरली वैल्यूड है, क्योंकि जितनी हमने एक रैली देखी है ये स्टॉक में आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव प्राइस इन कर चुकी है मेरे हिसाब से। येस, आई थिंक काफ़ी पैरामीटर्स पे आई थिंक द बैंक हैज स्टूड ऑन टॉप एसेट क्वालिटी को लेके इन टर्म्स ऑफ नो सेल ऑफ एब्सोल्युटली इधर अंडर 525, एसडीआर में भी कोई आई थिंक खास अकाउंट्स गए ही नहीं है इनके पिछले 2 क्वार्टर में, जहाँ पे हमने काफ़ी स्ट्रेस देखा था कॉर्पोरेट रिलेटेड बैंक बैलेंस शीट्स में जिनकी लैंडिंग और एक्सपोजर है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इट हैज स्टूड आउट वेरी वेल। आई थिंक जो इनका कासा रेशियो है वहाँ क्रीशन अच्छा खासा हो रहा है, कैपिटल एडिक्वेसी में तो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मुझे लगता है आई थिंक ये सारे पैरामीटर्स येस बैंक के फेवर में जाते हैं, बट एट द करंट जंक्शन मेरे हिसाब से आई थिंक वैल्यूएशंस थोड़े से फेयर हो गए हैं, अज्यूमिंग दैट FY17 में जो अर्निंग्स एस्टिमेट हम कर रहे हैं, इधर एडवांसेस ग्रोथ हो, डिपॉजिट ग्रोथ हो या निम्स के बारे में, तो द वेरी स्टेबल बैंक इन माय ओपिनियन। बट इन माय ओपिनियन अगेन आई थिंक अगर कोई स्लिपेजेस देखने
देखने मिलते हैं, कोई एडवर्स रिएक्शंस आती हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस, तो शायद स्टॉक इतना चल चुका है दैट मनी कैन बी टेकन ऑन द टेबल। इसलिए आई थिंक ऐसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आई थिंक ये क्वार्टर के नंबर्स लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो या PSU बैंक्स हो, एसेट क्वालिटी को लेके, क्रेडिट ग्रोथ को लेके, क्रेडिट कॉस्ट को लेके बहुत अहमियत रखने वाली। इसलिए आई थिंक मैनेजमेंट कमेंट्री एंड नंबर्स, लेट द नंबर्स कम एंड देन आई थिंक द स्टॉक विल डू द टॉकिंग। तो नंबर्स पर आधारित रहेगा यहाँ से आगे का नजरिया एंड बैंकिंग काउंटर्स पर। ये फिलहाल बैंक्स की बात हुई है, लेकिन आगे कुछ और स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं। फिलहाल आप जो ट्रेड ले रहे हैं या लेना चाहते हैं उस पर एक राय। निशान जैन की GIC हाउसिंग फाइनेंस खरीदिए, ये काउंटर 325 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस लगाइएगा 297 पर। साथ ही मंगलम ड्रग्स में भी मौका है तेजी करने का, 177 के आसपास स्टॉक को खरीदना चाहिए, टारगेट 195 का और 165 पर रखिएगा आप स्टॉप लॉस। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं 7045220000 पर आप हमें सवाल भेज सकते हैं। हमारे जानकार आपको बताएंगे आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। इस बीच अशोका बिल्डकॉन 486 करोड़ का गोविंदपुर प्रोजेक्ट की बोली स्वीकार की गई है। NHAI की ओर से जो ऑर्डर है वो इनके हाथ लगता हुआ और वो स्टॉक 5% ऊपर है इस समय। ये फिलहाल एक्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 5.5% की तेजी बनती हुई स्टॉक में। कुछ और सेक्टर्स पर फोकस करते हैं और टेक्नोलॉजी की तरफ से हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक निराशाजनक नतीजे आए। कल माइंट्री ने बहुत ही खराब प्रदर्शन दिखाया, लेकिन आज शाम को आएंगे विप्रो के नंबर्स। अब क्या उम्मीद करनी चाहिए, क्या विप्रो की तिमाही बेहतर रह सकती है बाकी कंपनियों के मुकाबले? आशीष वर्मा हमारे साथ हैं। आशीष, मुश्किल है। एक तो तमाम IT कंपनी जिनकी आप बात कर रहे हैं कमजोर नतीजे आ रहे हैं, दूसरा विप्रो के साथ दो और दिक्कतें हैं इस क्वार्टर में। लगातार पिछले कई क्वार्टर्स से 5 क्वार्टर्स इनफैक्ट अंडर परफॉर्म कर रही है जो हमारी उम्मीद थी, और बाकी IT कंपनी जिनके रिजल्ट्स कमजोर हुए हैं उनके लिए तो ये सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है। विप्रो के लिए आमतौर पे कहा जाता है कि Q1 एक सीजनली वीक क्वार्टर भी होता है। जहां तक डॉलर आय में ग्रोथ की बात है, तिमाही दर तिमाही IT सेवाओं में हम मान के चल रहे हैं कि 2.25% के आसपास की ग्रोथ होगी, पर इनफैक्ट उसमें भी ध्यान रखें, एक परत नीचे देखेंगे आप तो ऑर्गेनिक ग्रोथ एकदम फ्लैट होगी जैसे कि पिछले कई क्वार्टर से देखने को मिली है। तो फिर ये 2.25% की डॉलर आय में उछाल कहां से आएगा? इस कंपनी ने फरवरी में एक एक्विजिशन करा था हेल्थ प्लान करके कंपनी का, उसका कंट्रीब्यूशन यहां पे मिलेगा और करेंसी के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हेल्थ प्लान के एक्विजिशन से ही हम मान के चल रहे हैं कि 2% के आसपास का उछाल देखने को मिलेगा, पर मार्जिन्स में दबाव होगा, करीब 100 बेसिस पॉइंट्स के आसपास मार्जिन्स कमजोर होंगे क्योंकि वेतन में बढ़त हुई है। हालांकि इस कंपनी के पूरे क्वार्टर में 1 महीने का एडजस्टमेंट इस क्वार्टर में आने वाला है, तो 1 महीने में वेतन जो बढ़त हुई है एम्प्लॉइज की उसका इंपैक्ट, हेल्थ प्लान का जो एक्विजिशन हुआ है उसके चलते कुछ डायल्यूशंस आएंगे, और वीजा का खर्च अकाउंट करती हैं IT कंपनीज पहली तिमाही में, इसलिए मार्जिन्स प्रेशर पर रहेंगे। विप्रो के रिजल्ट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट है इस कंपनी की गाइडेंस। बहुत डिवाइडेड है स्ट्रीट। CLSA की रिपोर्ट देख रहा था मैं, वो कह रहे हैं कि Q2 की जो गाइडेंस आएगी 0 से 3% ग्रोथ की होगी, यानी कि फ्लैट से 3% की ग्रोथ। नमूरा कहता है नहीं साहब 2 से 4% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी, पर ज्यादातर ब्रोकरेजेस मान के चल रही हैं कि शायद 1.5 से 3.5% की गाइडेंस अगले क्वार्टर में डॉलर आय में ग्रोथ की कंपनी दे सकती है। तो वो इंपॉर्टेंट आंकड़ा होगा जिस पर नजर रहने वाली है। शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि गाइडेंस के फ्रंट पर कंपनी क्या डिलीवर करती है, स्पेशली जहां पर इन्फोसिस ने अपना गाइडेंस घटाया था। ऐसे माहौल में आशु, आपको क्या लग रहा है, टेक्नोलॉजी अब साइडलाइंस पर रहेगा? ज्यादा पोर्टफोलियो मैनेजर्स के प्रदर्शन बिल्कुल ठीक नहीं है। यस सर्टेनली हर्षिता, बिल्कुल साइडलाइंस पे रहेगा, और जो फियर ऑफ अननोन है या फियर ऑफ अनसर्टेनिटी है पोस्ट ब्रेग्जिट, आई थिंक वो सबसे ज्यादा इफेक्ट IT कंपनीज पे ही आएगा। एंड आएगा या नहीं आएगा इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कितना आएगा। आई थिंक दैट अनसर्टेनिटी विल कीप द IT सेक्टर सबड्यूड एंड मार्जिन जोन। बाकी सब में भी हम देख रहे हैं कि कोई ग्रेट नंबर से पहले भी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कुछ होगा। इन्फोसिस ने थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज जरूर किया है, लेकिन क्योंकि बाकियों के चलते लगता था कि वो थोड़ा बेटर परफॉर्म करना चाहिए, बट आई थिंक आफ्टर 3-4 क्वार्टर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन्फोसिस ने हमारे को डिसअपॉइंट किया, एंड दैट शोज कि अगर जहां पे आउट परफॉर्मेंस नजर आ रही थी अगर वहां पे भी ऐसे है तो बाकी जगह डिसअपॉइंटमेंट जरूर हाथ लगेगी। तो मुझे लगता है साइडलाइंस में ही रहेगा और अभी एक आध क्वार्टर काफी सबड्यूड रह सकता है। ओके, यहाँ पर लेकिन खास तौर पे आज जिस स्टॉक पे फोकस है वो तो माइंट्री है। रजत, क्या लगता है आपको, क्या कहीं सपोर्ट के आसपास है ये स्टॉक? माइंट्री कोई सपोर्ट अभी दिख नहीं रहा है प्रदीप। ये जिस लेवल पे जैसे जा रहा है अभी लगता है कि इसको और शायद और भी मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि वीकनेस जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त रूप का वीकनेस दिखा रहा है ये।
और इस वीकनेस में ये 600 का लेवल से तोड़ते आज के दिन 50 रुपये के जो तोड़ दिया है, अभी 540 ये रेंज भी एक बार टेस्ट होने की पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। वो अगर टूट जाए तो तब देखिएगा कि इसमें और भी वीकनेस आने की गुंजाइश है। मैं ये कहूँगा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर को अभी थोड़ा अवॉइड करके चले तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसा कोई काउंटर दिख नहीं रहा है जहाँ पे कि अभी आप इस लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। सभी जगह पे डिसअपॉइंटमेंट होने की संभावना ज़्यादा दिख रहा है। बैंकिंग सेक्टर में भी वैसा ही सिचुएशन है, एक्सेप्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और सिलेक्ट बैंकिंग स्टॉक्स में भी और कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। ओके, लेकिन मयूरेश, आपको क्या लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से, क्योंकि इस स्टॉक में आप देखिए नतीजे के पहले से ही बिकवाली हो रही थी। पिछले हफ्ते का आप पूरा ट्रेड देखें या पिछले पूरे महीने का भी देखें तो नतीजा कोई बहुत बड़ा शॉकिंग नहीं है, और अब ये करीबन 2 साल के निचले स्तर पे स्टॉक पहुंच चुका है। क्या वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हुए हैं? डेफिनेटली वैल्यूएशंस मॉडरेट हो चुके हैं प्रदीप जी, और जहां तक आई थिंक इनकी ऑर्डर बुक का सवाल है कि आई थिंक देयर विनिंग ऑर्डर्स अराउंड $200-220 million almost every quarter. Now the only issue that becomes is execute कैसे कर पाते हैं orders, and again I think what kind of margin improvement it gets. तो कहीं ना कहीं I think जो visa related issues हैं ये underlying factor रहेगा, annual wage hikes probably सारे IT sector के लिए Q1 में. The larger part of the picture प्रदीप भी becomes कि Q3, Q4 sequentially बहुत weak quarters रहते हैं. So can IT companies probably deliver in Q2, और क्या Q2 का एक deliverance जो होता है ये 3 quarter को substantially I think एक narrow down कर सकता है gap expectations के तौर पे। तो शायद आई थिंक FY17 शायद सॉफ्ट रह सकता है, क्योंकि आई थिंक जो ब्रेक्सिट का अननोन है ये शायद Q3, Q4 में प्ले आउट हो। वेदर ऑन द पॉजिटिव और नेगेटिव साइड आई थिंक विल कम टू नो लेटर। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक्सपेक्टेशंस है वो शायद नैरो डाउन हो गई है इन टर्म्स ऑफ डॉलर ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। तो कहीं ना कहीं आई थिंक दैट ओवरहैंग विल रिमेन ऑन ऑल IT स्टॉक। जहां तक माइंट्री का सवाल रहा, आई थिंक वैल्यूएशंस डेफिनेटली हैव बिकम वेरी वेरी अट्रैक्टिव, और अगर फर्दर करेक्ट होता है करंट लेवल से तो मुझे लगता है आई थिंक क्वालिटी मैनेजमेंट है, क्वालिटी ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन के शायद FY17 में जैसे मैं कह रहा हूँ आई थिंक IT कंपनियों के लिए शायद इश्यूज रह सकते हैं ऑन वेरियस काउंट्स, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विद दैट ऑर्डर बुक एंड विद एग्जीक्यूशन एक्सपेक्टेड टू कम बैक, मुझे लगता है आई थिंक द स्टॉक कैन डू वेल। इसलिए अगर ये करेक्ट होता है फर्दर ये लेवल से तो आई थिंक स्टॉक को कंसोलिडेट होने दीजिए एंड देन प्रॉब्ली टेक स्मॉल पोजीशंस इन माइंट्री, बट द स्टॉक हैज टू करेक्ट फ्रॉम द करंट लेवल, क्योंकि आई थिंक नंबर्स डेफिनेटली वर वीक इन दिस क्वार्टर। कितना करेक्शन आप देख रहे हैं आगे? I think I'll be more interested अगर और 8-10% करेक्ट होता है, अगर होता है तो आई थिंक दैट विल बिकम अ ब्रिलियंट एंट्री पॉइंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। आगे और 8-10% की करेक्शन अगर होती है तो शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। इस बीच निफ्टी में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, ये आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आ रहे हैं। विकास सालुंकी कह रहे हैं कि तेजी में ही रही है, 8,570 का ये टारगेट दे रहे हैं, और स्टॉप लॉस इनकी ओर से 8,470 का अगले 1 से 2 दिनों का ये ट्रेड है। वैशाली पारिक, प्रभुदास लीलाधर की इनकी कॉल मंदी की है। 8,400 के टारगेट 8,550 पर एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। 1 से 2 दिन में ये टारगेट अचीव होने की उन्हें उम्मीद है। रजत, आप भी कह रहे थे कि गिरावट ही दिखाई देगी, क्या लेवल्स देखेंगे आप? देखिए, मैं जो पहले कहा था वही लेवल हमको दिख रहा है कि 8,420 के और जा सकता है। पहले 8,460 में एक छोटी सी सपोर्ट है, वो अगर टूट जाए तो 8,440 और 420 ये दोनों लेवल है, लेकिन कोई कारण से 8320 अगर टूट जाए तब प्रॉब्लम आएगा। लेकिन फिलहाल 8,420 तक की उम्मीद करता हूँ मैं, और ये इस हफ्ते के अंदर उस लेवल पे पहुंचेगा ऐसा ही उम्मीद रखता हूँ। संदीप वागले भी हमारे साथ है। संदीप, आपकी क्या रणनीति रहेगी? नहीं लगता वहां पर संपर्क नहीं बन पाया है। इस बीच आपके सामने हाजिर करते हैं मेटल स्टॉक्स, क्योंकि वही बाजार को थोड़ा सा सहारा दे रहे हैं, और निफ्टी जो पॉजिटिव टेरिटरी में आया है इसमें मेटल इंडेक्स का एक बड़ा हाथ है। लगभग आधे % की तेजी। स्टॉक्स देखिए, टाटा स्टील, इसमें हमने देखा है पिछले आधे 1 घंटे में अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दी। अब ये स्टॉक करीब 1% से ज़्यादा की बढ़त दिखा रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे वेदांता का शेयर भी, ये भी कुछ थोड़ा सा पुल बैक दिखा रहा है, और हिंडाल्को जैसे काउंटर में भी हमने देखा है थोड़ी सी ट्रैक्शन आती हुई दिखाई दी। इनिशियल लेवल्स पर यहाँ पर कुछ खरीदारी बनती हुई दिखाई दे रही, लेकिन मेटल्स एक मूव है जो काफी समय से चल रहा है। धीरे 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 करके लोगों ने खरीदारी की है। इट्स नॉट रियली अ शुगर वाली स्टोरी जहां पर काफी लोगों का पैसा बना, लेकिन थोड़े बहुत गेन्स हाथ लगे हैं। आशु, अब भी आपको लग रहा है ये चमक जारी रहेगी, पोजीशन रहनी चाहिए इधर?
यस हर्षिता, आई थिंक इस एक्सपायरी में जो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पिक्स थी हमारी, वो जो थीम था वो ऑटोज और मेटल्स ही थे कि इस एक्सपायरी में वो आउट परफॉर्म करेंगे। 320 जब पोस्ट ब्रेग्जिट की करेक्शन की रिकवरी के बाद भी जब टाटा के सेल की प्लांट की न्यूज आई थी, 310 और 15 रुपए के बीच के टाटा का स्टॉक फ्यूचर आ गया था। वहीं से हमने बाय रिकमेंडेशन थी विद प्राइस टारगेट ऑफ 370 375। आई थिंक वो अचीव हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी ये आउट परफॉर्म ही करेंगे। इस एक्सपायरी में ऑटो, टाटा मोटर भी एंड टाटा स्टील दोनों आउट परफॉर्म करेंगे। और जैसे मैं बोल रहा था कि मिक्स ऑफ लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो रहना चाहिए, तो इसमें टाटा मोटर एंड टाटा स्टील दोनों ही लॉन्ग साइड पे हैं। ओके। और आज की सबसे बड़ी खबर, 23,000 करोड़ रुपए का निवेश सरकार करेगी बैंकों में। 13 सरकारी बैंकों को ये पूंजी मिलने वाली है, उसमें से 7,500 करोड़ रुपए मिलने वाला है देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। हमारे साथ एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य इस वक्त जुड़ रही हैं। अरुंधति जी, स्वागत है आपका। क्या ये अमाउंट आपकी उम्मीद के मुताबिक है? जी, हम लोग वी आर क्वाइट हैप्पी कि गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड अबाउट 7,500 crores, so we are happy with this decision. आपने चूंकि एक अप्रूवल भी ले रखा है बाजार से पैसे उठाने के लिए, तो क्या इस इन्फ्यूजन के बाद भी आपको इस वित्त वर्ष में जरूरत होगी और पैसे उठाने की? देखिए, जरूरत की ही बात नहीं है, बात है कि हम लोग को देखना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी कब अच्छी आती है और उस अपॉर्चुनिटी की कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर खाली ज़रूरत की बात बोले तो ज़रूरत इस बार हम लोग का होगा नहीं, क्योंकि अभी भी क्रेडिट ग्रोथ उतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ नहीं रहा है, और जितना बढ़ रहा है उसके लिए हम लोग के पास जितना कैपिटल है उससे हमारा तो अब इस साल का उतना रिक्वायरमेंट्स, उतना ज़रूरत है नहीं। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि ये सारा डिपेंड करता है स्ट्रैटेजी के ऊपर, कब मार्केट में जाना चाहिए, कब मार्केट अच्छा है पैसा उठाने के लिए, तो वो सब देख के ही हम लोग इसके बारे में कोई निर्णय लेंगे। आपने क्रेडिट ग्रोथ की बात की और आपने कहा अभी भी माहौल इतना कुछ तेजी का नहीं दिख रहा है। क्या इस वित्त वर्ष के दूसरे हाफ में आपको उम्मीद है कि कुछ क्रेडिट ग्रोथ में पिकअप आता हुआ दिखाई देगा, या फिर वो कहना अभी भी काफी मुश्किल है? नहीं, वित्त वर्ष के सेकेंड हाफ में हमको लगता है ये क्रेडिट ग्रोथ में थोड़ा बढ़ावा आएगा, क्योंकि आज के दिन में हम अगर रिटेल ग्रोथ देखें तो एग्री लोन्स में अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। रिटेल लोन्स भी उसका भी जो ग्रोथ है उसमें भी हमको कोई बहुत कुछ स्लो डाउन कुछ दिख नहीं रहा है, उसका भी जो बढ़ावा है अच्छा ही है। लेकिन कॉर्पोरेट ग्रोथ में अभी भी उतना डिमांड है नहीं। लेकिन ऐसा है कि दो ट्रिगर्स अभी इकोनॉमी में आ रही है। एक तो मॉनसून की है जो आज अभी तक इट हैज परफॉर्म वेरी वेल, और आगे चल के भी प्रिडिक्शन है कि इस बार मॉनसून बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज है सेवेंथ पे कमीशन। सेवेंथ पे कमीशन से भी डिमांड की थोड़ी उम्मीद है, डिमांड की बढ़ावा होने की कुछ उम्मीद है। और जैसे हम लोग को मालूम है कि हमारा जो डिमांड वो नीचे से ऊपर आता है, तो यानी कि रूरल एरियाज में अगर डिमांड बढ़ेगी, अर्बन एरियाज में डिमांड बढ़ेगी, तो उसी से चलते हुए इंडस्ट्रीज में भी उसकी जो रिफ्लेक्शन है होती है। थोड़ा टाइम लैग रहता है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द ईयर वी शुड सी सम अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर क्रेडिट कमिंग बैक। अरुंधति जी, अगर आप देखें तो एसबीआई का परफॉर्मेंस हाल के मुश्किल दिनों में भी दूसरे बैंकों से बेहतर रहा है जी। आपका टियर 1 मेरे ख्याल में 9% के आसपास होना चाहिए, ज्यादा है जी। तो ऐसे में क्या वाकई आपको पूंजी की जरूरत थी? आपको ये पूंजी चाहिए किस लिए? नहीं, ऐसा है कि पूंजी की जरूरत खाली आज के लिए तो नहीं है। ये आपको देखना पड़ेगा कि मार्च 19 तक हमारा जो बासल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा के पूरा हो। खाली यही नहीं, पूंजी की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा इकोनॉमी ग्रो करे तो रेगुलेटरी कैपिटल के अलावा ग्रोथ कैपिटल की भी जरूरत होती है। तो लोग उसी लिए पूंजी उठाते हैं ताकि आगे चल के जब ग्रोथ आए उस समय हम लोग के बस में हो कि हम लोग उस ग्रोथ को सपोर्ट कर पाए। बिल्कुल, लेकिन अभी शायद वैल्यूएशन इतने अच्छे नहीं है, तो यहाँ पर नई पूंजी इस लेवल पर, इस प्राइस पे आ रही है। और अगर आप हमें एक अंदाज़ा दे पाएँ, हमारा ख्याल है यहाँ पे करीब 5% के आसपास आपकी इक्विटी डाइल्यूट होती है या बढ़ती है?
अभी तो जैसे हम लोग देखेंगे हाउ वी टेक इट, इट्स नॉट येट डिसाइडेड कि किस तरीके से हम लोग लेंगे, तो इसीलिए इमीडिएटली आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू हाउ वी विल टेक इट और व्हाट काइंड ऑफ डाइल्यूशन विल अकर। एंड द थिंग इज हमारी जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो इसके चलते अराउंड 0.57% बढ़ेगी। तो आपने कहा कि किस तरह से लेंगे ये तय करना होगा, यानी हाँ ये अभी तय नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमारी समझ से तो प्योर इक्विटी है और हाँ प्योर इक्विटी है, लेकिन वी हैव टू सी वेदर वी कैन डू अ राइट्स इशू और थिंग्स लाइक दैट। सो देयर आर वेरी मेनी वेज इन व्हिच कैन बी डन, इट नीड नॉट जस्ट बी अ प्लेन इन्फ्यूजन। तो पर सरकार ने क्या आपको जानकारी दी, अगर आपको प्लेन कैश के तौर पे मिलता है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, आप उसका तुरंत इस्तेमाल कर पाएंगे बिजनेस के लिए, उस पर आपको यील्ड भी आएगी, लेकिन एक चर्चा ये चल रही थी कि शायद रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड जारी किए जाएं। नहीं, उसकी बात कुछ हुई नहीं है। तो ये प्योर कैश के तौर पे ये इक्विटी इन्फ्यूजन आएगा? एट दिस पॉइंट आई एम नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, बट होपफुली दिस इज पार्ट ऑफ द कैश इन्फ्यूजन। और ये कब तक हो जाएगा, क्योंकि बजट में वो भी हमें नहीं पता, बट एक चीज तो जरूर है कि ज्यादातर ये सारी चीज ईयर के एंड में तय होते थे, बट इस बार आप देखे हैं कि बजट पास होने के 2 महीना के अंदर अंदर ये तय हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा एक क्या कहें, बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि सरकार जितना जल्दी हो इसको कंप्लीट कर देना चाहते हैं प्रोसेस को। एक ये भी बात कही गई है कि आगे जो इन्फ्यूजन होगा वो परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, तो क्या ऐसी कोई चर्चा हुई है आपकी कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया वो क्या? तो पहले भी था, लास्ट ईयर भी परफॉर्मेंस बेस्ड ही हुआ था, लेकिन ये एलोकेशन शायद परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है। नहीं, ये इसको लोग किए हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट ग्रोथ, सपोर्ट दोज बैंक्स दैट नीडेड रेगुलेटरी कैपिटल। लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, उसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। हमारा परफॉर्मेंस अच्छा ही रहता है amongst the PSBs, it is definitely very good, so we have no issues whether even if it is performance based। तो परफॉर्मेंस बेस्ड होने का क्या मतलब होगा, ये क्या कोई चर्चा हुई है अभी आपकी? नहीं, वो तो पहले भी हो चुकी है, लास्ट टाइम भी परफॉर्मेंस बेस्ड ही हुआ था। तो उन लोग जो हमारे SOI होता है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दे गिव सर्टेन पैरामीटर्स रिगार्डिंग आपका प्रॉफिटेबिलिटी कितना होना चाहिए, एफिशिएंसी रेशियोज कितना होना चाहिए, NPA कितना होना चाहिए, रिकवरी कितना होना चाहिए, और उसके मुताबिक चल के रैंकिंग्स होते हैं, और उसी तरीके से दे ट्राई एंड कैपिटलाइज द बैंक्स। एक आखिरी बात, तो इस परफॉर्मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट जिस चीज़ पे बाजार की नज़र है, और चूंकि बाजार आपका एडजस्टेड बुक देखकर ही आपको वैल्यूएशन देता है, पिछले 2 क्वार्टर के बाद क्या आप उम्मीद करें कि इस क्वार्टर में NPA के लिहाज से हमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा? देखिए, ऐसा है कि इस क्वार्टर में ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर नॉर्मली बिजनेस कम होता है, और फोर्थ क्वार्टर ऑफ द ईयर से जो हमारा टॉप लाइन है वो थोड़ा कम ही हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में सारे जो सब्सिडी पेमेंट्स है वो आ जाते हैं, क्रेडिट का डिमांड भी थोड़ा कम रहता है। इसीलिए इस क्वार्टर में हमको परसेंटेज वाइज NPAs जो है वो गिरता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन आगे चल के वो जरूर गिरेगा। हम जो पहले भी कह चुके हैं, टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर we should see some kind of recovery is coming through, but in the first 2 quarters I don't think percentage के तौर पे घटते हुए दिखेगा, वो तो लगता नहीं है। लेकिन रिकवरी बेहतर हुई है, आप ऐसा कह रही हैं? रिकवरी बेहतर हुई है और होगी भी, आगे चल के भी होगी। और हम लगातार जो खबरें सुन रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज अपने एसेट्स बेच के कर्ज जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपके काफ़ी क्लाइंट्स इसमें आते हैं? क्या आपको लगता है वो एक अपग्रेड देखने की गुंजाइश बनती है? हाँ, जरूर बनती है, लेकिन जो जितना हम लोग कर रहे हैं इसकी जो स्पीड ऑफ रेजोल्यूशन है उसको और बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, थैंक यू। SBI चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य यहाँ पर सारे डिटेल्स देती हुई, एक जो खास उन्होंने बात बताई है वो ये है कि परसेंटेज टर्म्स में NPAs घटने की उम्मीद शायद अभी हमें नहीं करना चाहिए, उसके लिए बहुत जल्दी होगी। आशु, आपका क्या रिएक्शन है इस पूरी बातचीत पे? यस, डेफिनेटली प्रदीप, जो अभी हम इसी बातचीत में मैंने पहले बोला कि कोई रिजल्ट्स में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन प्राइस में नीचे से बहुत बड़े चेंजेस आ चुके हैं।
सो आई थिंक कुछ भी आएगा वो एक्सपेक्टेशन से कम दिखेगा हमारे को, क्योंकि जो हमने रनअप देखा है. सो आई थिंक ऑल द PSU बैंक्स आर इवनली प्राइस्ड. यहाँ पे फ्रेश बाइंग एज ए डिसिप्लिन, एज ए रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल. एंड आई मीन ऑल सेड एंड डन मार्केट इज अ टॉप. अगर अभी आप देखिए, आप पिछले 15 मिनट में जहां हमने बात की थी, आई थिंक निफ्टी माइनस से पॉजिटिव 20 पॉइंट आ चुका है. तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट में पर से मंदी नहीं है. इंडेक्स में रेशो स्प्रेड या बुल स्प्रेड बनाना चाहिए निफ्टी ऑप्शन का, जो मैं पिछले 2-3 महीने से जिस तरह की मार्केट है, कॉम्पोजिशन बार बार रिपीट करता हूं. इंडेक्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो का मिक्स रखना चाहिए. PSU बैंक सबड्यूड रहेंगे, IT सबड्यूड रहेगा, टाटा मोटर, टिस्को वगैरह. आई मीन एक मिक्स ऑफ पोर्टफोलियो जरूर रखना चाहिए इस लेवल पे. बट ओवरऑल इंडेक्स वाइज, वेदर इट इज निफ्टी और बैंक निफ्टी, आई एम नॉट वरीड एट ऑल. जो खरीदारी हो रही है उसमें रिलायंस आगे है. पिछले आधे घंटे में यहाँ पर हमने देखा है 1% का उछाल रिलायंस इंडस्ट्रीज में आता हुआ, और ये डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है 1000 के ऊपर काउंटर. साथ ही आप देखिए ITC में भी निचले लेवल्स पर अच्छी खरीदारी आई है और ये पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ. याद रखिए आज दिन भर HUL के खराब नतीजों के बाद FMCG काउंटर्स की धुलाई हो रही है. एशियन पेंट्स की ओर से भी थोड़ा सा जोर लगा है और ये काउंटर 1031 पर ट्रेड करता हुआ. M&M, TCS, सिप्ला ये स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है पिछले आधे घंटे में निचले लेवल्स पर थोड़ी सी खरीदारी हो रही है, इसीलिए 8536 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है और सेंसेक्स भी अब 70 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहा है. बैंक निफ्टी इस बीच पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है. अब 2-3 पॉकेट्स, हमने पहले मेटल्स की बात की, इसके साथ ही देखिए टेलीकॉम कंपनियों में खरीदारी हो रही है और आज कॉन्शियसली पावर से जुड़ी कंपनियों में खरीदारी हो रही है. पावर ग्रिड टॉप परफॉर्मर है आज के ट्रेड का. यहाँ पर हमने देखा था 2-2.5% तक की तेजी बनती हुई. आइडिया देखिए 2.5% ऊपर है, पावर ग्रिड अब 2%. PFC REC में भी खरीदारी हुई है. रजत, इन काउंटर्स पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी. पावर ग्रिड, PFC REC में बीच में लोगों ने काफी पैसा बनाया है, लेकिन क्या पावर ग्रिड उसी चाल पर चल रहा है? रजत, नहीं लगता है, वहां पर कुछ दिक्कतें हो रही हैं. रजत से हम संपर्क साधेंगे जरूर, लेकिन ये स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है एक्शन जरूर जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. इस बीच टाटा मोटर्स के DVR पर भी नजर रखिए, जहां पर हम देख रहे हैं 0.5% से ज्यादा का मूव पिछले आधे घंटे में 2% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है. इस बीच BTST की बारी है, तो ये कॉल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और देखते हैं कहां पर पोजीशन ले रहे हैं हमारे जानकार. जाते जाते सबसे पहले JK दोषी की राय. टाटा स्टील, जिसकी हम बात पहले कर रहे थे, 1.5% ऊपर है ये काउंटर. 369 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चले. यहाँ पर स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 360 पर. साथ ही एक और कमोडिटी प्ले और ये है केन इंडिया. यहाँ पर आप तेजी करें, 179 का टारगेट ये दे रहे हैं और स्टॉप लॉस 171 का रहेगा. मेघना बलकान.com की सेल कॉल दे रही है. टाटा मोटर्स फ्यूचर्स पे स्टॉप लॉस 506, टारगेट 480. यूनियन बैंक फ्यूचर्स पे भी इनका सेल कॉल है आज. स्टॉप लॉस 141 और टारगेट 130. रजत, आपके कॉल्स. स्टॉक कॉल पूछ रहे हैं जी, BTST या STBT? मेरा या STBT कॉल. श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में 1235 के ऊपर स्टॉप लगा के बेचना चाहता हूँ. इसका चार्ट काफ़ी वीक हो चुका है. 1175, 1155 और 1142 ये लेवल मुझको आते हुए नज़र आ रहा है. और इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस 514 के ऊपर में स्टॉप लगाइए. 502 और 497 का लेवल मुझको दिखता है. और मैं यही कहूँगा कि अभी जो रैली हो रहा है ये एक शॉर्ट कवरिंग दिन के अंत का रैली है. इसमें बिकवाली करके ही जाना चाहिए, कोई खरीदारी करके जाना नहीं चाहिए. ओके मयूरेश, कल के बाजार में अब क्या खास चीज़ें देखने वाली होंगी? एक तो एडवांस्ड एंजाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का IPO खुलेगा, क्या कॉल दे रहे हैं आप इस पे? अनफॉर्चुनेटली प्रदीप जी, मैं देख नहीं पाया नंबर्स इस IPO के. ओके आशु, क्या आपकी इस पे कोई राय है? नहीं प्रदीप, आई रिजर्व माय कमेंट, नॉट ट्रैकिंग, सो कैन नॉट कमेंट एनी क्रेडिबल कमेंट. ये अपने आप में शायद एक कमेंट है कि हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स का इस पे कोई राय नहीं है, उनके रडार पे ये स्टॉक अभी तक आया नहीं है. लेकिन हम आपको ये जानकारी दे दें कि ये अपनी तरह का पहला इशू है. कोई भी ऐसी कंपनी हिंदुस्तान के बाजार में लिस्टेड नहीं है जो एंजाइम्स बनाती हो. इस लिहाज से ये एक अनोखा इशू है और हाल के दिनों में हमने देखा है कि इस तरह के यूनिक प्रपोजिशन
वाली कंपनीज को काफ़ी शानदार रिटर्न मिलता है, बाजार काफ़ी इसको हाथों हाथ लेता है। लेकिन इस इशू को लेकर के एक दो बातें हैं जो ज़रूर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आगे हम अपने दूसरे एक्सपर्ट्स की राय तो लेंगे। पहली बात आप ये जान लीजिए कि ये जो पूरा का पूरा इशू है, ये मैनेजमेंट और कुछ निवेशक अपना हिस्सा बेच रहे हैं। कंपनी में बहुत छोटा हिस्सा जा रहा है, और वो जो थोड़ा सा छोटा हिस्सा कंपनी में जा रहा है वो भी दरअसल कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है, 4-5 सब्सिडरीज हैं विदेशों में जहां से इनका कारोबार आता है, क्योंकि एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत बड़ा है। तो वो सब्सिडरी ने कर्ज लिया हुआ है, उसको लौटाएंगे। और वो कर्ज किससे लिया हुआ है? प्रमोटर से। यानी ये सारा पैसा मोटे तौर पे प्रमोटर्स की जेब में जाएगा और थोड़ा हिस्सा कुछ निवेशकों ने, वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं और अच्छी जानी मानी कंपनीज हैं, उनके हाथ में लगेगा। कंपनी में फ्रेश इक्विटी नहीं जाएगी। और इस इशू के बाद हालांकि प्रमोटर स्टेक फिर भी करीब करीब 2/3 रहता है, तो उस लिहाज से शायद ये बड़ी चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। वैल्यूएशन कैसे करेंगे, बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। कंपेयर किससे करें? एक सवाल लेकिन सिर्फ मुझे यहाँ पे ध्यान में आता है, और मयूरेश अगर आप इस पे अपनी राय दें, क्योंकि ये मैं बिल्कुल आपको एक प्योर थियोरी के बेसिस पे पूछ रहा हूँ। अगर किसी कंपनी का पिछले 5 साल की आमदनी सालाना 10 साल बढ़ने का रिकॉर्ड है, 10% बढ़ने का रिकॉर्ड है, और मुनाफा 13-14% बढ़ने का रिकॉर्ड है, क्या इस तरह के ग्रोथ के आंकड़ों पे आप उसको 25 का पी देंगे जो कंपनी मांग रही है? नहीं, रियली डिपेंड्स प्रदीप जी, क्योंकि ये मैं सेक्टर क्लोजली ट्रैक नहीं करता, तो इट रियली डिपेंड्स। पॉइंट ए कि कौन से सेक्टर में है, बी आई थिंक जो ग्रोथ डायनामिक्स है वो सेक्टर को लेके इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ पोटेंशियल, आई थिंक क्या ये जस्टिफाई करता है द अर्निंग्स रेवेन्यू पाई चार्ट दैट द कंपनी इज गोइंग थ्रू। थर्ड, peer comparisons, listed space में हो, unlisted space में हो, are they growing at a similar pace, lesser pace, at a faster pace? I think ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी होती है when you are analyzing a particular company। तो मेरे हिसाब से I think when you are analyzing a certain company, I think ये तीनों चीजें मद्देनजर रखने में बहुत जरूरी हो। ओके, तो ये इनफैक्ट इशू कल खुल रहा है, और जैसे ज्यादातर जानकार कह रहे हैं वो फिलहाल इस इशू को ट्रैक नहीं कर रहे हैं। हम आगे, हालांकि ब्रोकर्स की जो रिपोर्ट आई है हर्षिता, वो अगर एक बार देख लें, आनंद राठी की ओर से सब्सक्राइब की कॉल है, एंजल की यहाँ पे एक न्यूट्रल कॉल है, हालांकि मयूरेश अपने कोई कॉल नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा सुशील फाइनेंस ने सब्सक्राइब की कॉल दी है, मोनार्क कैपिटल ने सब्सक्राइब की कॉल दी है। तो ये कुछ एक ब्रोकर्स की रिपोर्ट अभी तक हमारे पास आई हुई है। इस इशू पर इनफैक्ट हम बाकी हफ्ते में बात करेंगे जरूर, लेकिन इस समय एक स्टॉक जो एक स्टॉक परफॉर्मेंस दिखा रहा है वो है पीवीआर। ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, करीब 10% तक का इजाफा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पीवीआर देखिए करीब 1124 पर ट्रेड करता हुआ अकाउंट है, एक बहुत स्मार्ट स्पाइक आता हुआ, और कारण भी है सुपरस्टार रजनीकांत की जो मूवी कवाली रिलीज होने वाली है इस वीकेंड, उसके जो ऑफिशियल मल्टीप्लेक्स पार्टनर है वो पीवीआर है, और काफी बढ़िया बज़ देखने को मिला है इस पर्टिकुलर मूवी को लेकर। मयूरेश, पीवीआर के हाथ फिर कितना फायदा लगता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है इस सुपरस्टार की, शेयर में और कितनी तेजी की संभावना? यार सर जी, आई थिंक मैं भी जाऊंगा पिक्चर देखने, बट पॉइंट यही रहता है कि जो यूटिलाइजेशन लेवल्स होते हैं, आई थिंक वो लार्जर टाइम पीरियड पे मैप करने चाहिए। जो कंटेंट की पाइपलाइन होती है ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। अभी पीवीआर के लिए आई थिंक जो एग्जीबिशन स्पेस में है कंटेंट की पाइपलाइन काफ़ी तगड़ी लग रही है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। दूसरी बात हम देखते हैं जो एवरेज रियलाइजेशन है टिकट को लेके, आई थिंक दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन वेरी स्टेबल और इंक्रीज गोइंग फॉरवर्ड। तीसरा, जैसे इन्होंने एक्विजिशन किया है और जैसे इनके केपेक्स प्लान है ऑफ एडिंग अनदर 60 स्क्रीन्स पॉसिबली ओवर द नेक्स्ट 2 years, मुझे लगता है आई थिंक दे विल बिकम द मार्केट लीडर्स। और कंसोलिडेशन आई थिंक इंडस्ट्री में होना बहुत ही आई थिंक इज अ वेरी लॉजिकल आउटकम। चौथा, आई थिंक जो F&B स्पेंड्स होते हैं आई थिंक दे आर शोइंग एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो अगर हम कंसोलिडेटेड बात करें, जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू पर स्क्रीन इज द ओनली पॉसिबल लैगार्ड एग्जीबिशन स्पेस में, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक इवन दोज नंबर्स विल इंप्रूव। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर जीएसटी लागू होता है तो ये जो सब्स्यूम नहीं कर पाते a lot of taxes that they pay against whatever credits they are expected to receive, I think इससे एक margin expansion और return ratio expansion हो सकता है। But the most important factor probably will be how the earnings trajectory will grow। तो मुझे लगता है with a strong content pipeline earnings growth काफ़ी stable हो सकती है। जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर GST लागू होता है in the next 1.5-2 years EBITDA margin expansion और return ratios में improvement आ सकती है। और पक्का I think the only detrimental factor probably here would be valuations। तो कहीं ना कहीं I think valuations थोड़े stretched है, इसलिए मेरी सलाह यही थी नीचे लेवल्स पे भी कि द स्टॉक विल डू वेल, और अगर इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं स्टॉक को तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए।
होल्ड करें लेकिन खरीदारी नहीं। रजत, ट्रेडर्स के लिए आप क्या कहेंगे? पीवीआर नया 52 वीक हाई हो चुका है। पिछले 3-4 दिन में जितना वॉल्यूम हुआ होगा आज एक दिन में देखने को मिला है। इनफैक्ट पिछले 15-20 मिनटों में ही जो उछाल आया, 2-3 लाख शेयर्स तो अभी ट्रेड हो चुके हैं। आइनॉक्स लेजर भी दूर नहीं है। यहाँ पर आप देखिए करीब 5% का एक स्पाइक साथ साथ ही आता हुआ, और वॉल्यूम यहाँ पर करीब औसत से 1.5 गुना है। पीवीआर जितना नहीं, लेकिन वॉल्यूम यहाँ भी अच्छे हैं। क्या लेंगे आप, पीवीआर या आइनॉक्स या दोनों? देखिए आइनॉक्स मेरा पोर्टफोलियो में है, तो आइनॉक्स फिर से तो लेने का बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक पीवीआर का सवाल है, जो काउंटर पिछले 10 मिनट में 60 रुपया आगे निकल सकता है, मतलब 1070 से लेके अपने सामने हमने देखा कि ये बढ़ते ही चला गया और अभी 1143 रुपया पहुँच गया है, और ये नया 52 वीक हाई भी बना है। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा ही 5 मिनट चार्ट में कुछ दिनों पहले एक बार मूवमेंट इसमें इस तरीका का मूवमेंट आया था, बट उसके बाद में ये काफ़ी हद तक करेक्ट किया था। मतलब उस टाइम में भी 1070-80 का लेवल से ये 980 का लेवल तक एक बार करेक्शन में, कुछ दिनों के लिए करेक्शन में चला था। तो इसीलिए अभी उछल के जिसके पास में है, जैसा मयूरेश ने कहा है, फंडामेंटली अच्छा है तो रखना चाहिए। बट ट्रेडर के लिए इस लेवल पे लेने की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि फिर वैसे ही फंसने का, जैसा आपने पिछले 10 मिनट में वॉल्यूम देखा उसी दिन भी वैसे ही वॉल्यूम हुआ था। एग्जैक्ट डेट वो क्या रहेगा, करीबन 30 जून अगर मैं गलत नहीं दिख रहा हूं तो उसी दिन भी ऐसा मूवमेंट दिया था और उसके बाद में गिरावट आया था। इसलिए इसमें अभी खरीदारी मत कीजिए। बट इफ आपके पास है, अगर मेरे पास में होता मैं प्रॉफिट बुक कर लेता। अगर रजत के पास होता तो मुनाफा वसूली करते और शायद वो प्रेफर करते मूवी देखना उस पैसे से। होल्ड कर रहे हैं रजत, लेकिन आइनॉक्स मेरे पास में बहुत नीचे की लेवल से है। ओके, तो पीवीआर में मुनाफा वसूली है, केवल आइनॉक्स में नहीं। स्पीच, पावर ग्रिड और आरईसी पीएफसी अभी भी बस कर रहे हैं। हमारे साथ संदीप वागले हैं। संदीप, क्या करेंगे आप इन स्टॉक्स में? अर्चना, व्यू तो पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि फर्दर मोर अपसाइड है आरईसी, पीएफसी, पावर ग्रिड तीनों में, लेकिन वो मोमेंटम नहीं कि स्टॉक 8-10% 1 या 2 दिन में चले जाए। स्लो मूवर्स है। इस तीनों में बेस्ट मैं पावर ग्रिड समझता हूँ। 172 तो मेरा टारगेट होगा। करंटली 166 पे ट्रेड हो रहा है। एक 163 का स्टॉप लॉस रख के 172 का टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। ओके, कल आने वाले नतीजों पर भी अगर नजर डालें हम, संदीप, एक स्टॉक आपको देखना चाहिए यहाँ पर, और वो है लक्ष्मी विलास बैंक का। जहाँ तक मुझे ख्याल आता है कल ही नए हाईज बनने की बात हम कर रहे थे। क्या लगता है आपको, ये यहाँ से तेजी दिखा सकता है? अभी भी चार्ट्स के बिना पर देखें तो आप खरीदने की राय देंगे? थोड़ा सा लेट हो गया है प्रदीप। 105 में ब्रेकआउट लेवल है ऑलरेडी, वहां से एक 7-8% ऊपर है। 116 का भाव चल रहा है। हालांकि ऊपर में मुझे लगता है और थोड़ा मोमेंटम होगा, बट फ्रेश बाइंग मैं नहीं करूंगा। तो नई खरीदारी शायद स्टॉक में इस समय ना हो, लेकिन जो नई तेजी की पोजीशंस आई हैं या फिर कुछ जो शॉर्ट पोजीशंस बनी थी वो शायद कवर हुई हैं। संदीप, क्या देखा है आपने इन टेलीकॉम कंपनियों में? आइडिया कल की धुलाई के बाद 2% ऊपर, भारती में भी हमने देखा है कुछ रिकवरी। हर्षदा, पैटर्न तो वेरी क्लियरली कल के मूवमेंट में स्पॉइल हो गया दोनों, आइडिया और भारती। हालांकि मैं बुलिश था परसों में, जो मेरा कॉल गलत हो गया, तो मुझे ये लेवल पे बाइंग नहीं करनी है। ज्यादा सेलिंग हुई है, ये बाउंस बैक मूव है और मेरा मार्केट का व्यू इतना बुलिश नहीं है। इनफैक्ट मुझे 84-30 के लेवल दिखते हैं, तो ऊपर में बिकवाली जैसे रजत ने कहा, मैं उनके साथ सहमत हूँ। तो इन दैट सेंस आई एम नॉट कंफर्टेबल बाइंग आइडिया एंड भारती। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इस स्टॉक पे नजर डालिए। पिछले कुछ मिनटों के दौरान हमने यहाँ पर जबरदस्त उछाल देखा है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तेज़ी तो खैर 3% के आसपास की ही बनी है इस बीच, लेकिन वॉल्यूम में करीब पूरे दिन का 1/3 वॉल्यूम अभी जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है ये। रजत, क्या राय देंगे आप? प्रदीप, ये काउंटर में उतना अच्छा ट्रैक नहीं करता हूँ। संदीप, क्या आप कोई राय देंगे? अच्छा है, मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव है। कोई ट्रेड करना चाहता है 3 या 4 दिन के लिए तो 107 का स्टॉप लॉस रखिए और 130-132 तक का टारगेट मिल सकता है। आई वुड डेफिनेटली लुक एट 10 to 15%, मे बी मोर देन दैट अपसाइड मूव।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आज हम देख रहे हैं भारत फाइनेंस इंक्लूजन यानी कि एसकेएस माइक्रो में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी, और टेक्निकली दो जानकारों ने इस पर तेज़ी की कॉल आज दिन में दी है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस में जब आप इक्विटास और उज्जीवन के साथ इसकी तुलना करते हैं, आशु आपको अब भी लग रहा है कि ये कंपनी शायद आगे बेहतर रिटर्न्स दिला पाएगी? देखिए हर्षदा, इन सब ने मतलब जो थीम रहा है पीछे बैंक से जब हटके इन कंपनीज पे आया, तो आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि इट इज़ लिटिल अहेड ऑफ फंडामेंटल्स, क्योंकि एक होप और एक ऑप्टिमिज्म और एक विजन के बेसिस पे काफ़ी वैल्यूएशन रिच हो चुकी है। टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, आई थिंक वो रियल परफॉर्मेंस अगले 1-2 क्वार्टर्स में नजर आनी चाहिए, तब जाके आई थिंक एक नेक्स्ट मूव आएगा। और मुझे लगता है कि एट दीज लेवल्स गोइंग लॉन्ग इज नॉट फेवरेबल एज फार एज रिस्क रिवॉर्ड इज कंसर्न। वन शुड वेट एंड वॉच। हैविंग सेड दैट, दैट डज नॉट मीन कि मैं इसमें शॉर्ट ट्रेड्स ढूंढ रहा हूँ। आई थिंक एट टाइम्स एक वैल्यूएशन के बाद एक थीम ऐसा उभर के आता है जिसमें आप लॉन्ग या शॉर्ट दोनों ही नहीं कर सकते। सो आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ टाइम तक इस सेक्टर को, इन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में डालना चाहिए टू कंक्लूड एनी डिसाइसिव ट्रेड ईदर साइड। ओके, जैसे कि हम बात कर रहे थे लक्ष्मी विलास की, इसके अलावा आप देखिए मनपसंद बेवरेजेस के भी नतीजे कल आने वाले हैं, और इसके पहले यहाँ पर हम लगातार काफ़ी मजबूती देख रहे थे। इसके साथ ही आप शिपिंग कॉरपोरेशन पर नज़र डालें, यहाँ नतीजों के पहले काफ़ी बिकवाली होती हुई दिखाई देगी। DHFL पिछले 4-5 दिनों से साइडवेज में जा रहा है नतीजों के पहले। इसके अलावा गैमन इंडिया, सास्किन कम्युनिकेशन, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, हिंदुस्तान जिंक, KEI इंडस्ट्रीज़, ये कुछ और कंपनियां हैं जिन पर हम कल नज़र रखेंगे नतीजों के लिहाज से। लेकिन आज की क्लोजिंग फ़िलहाल कैसी होती हुई दिखाई दे रही है? निफ्टी बैंक नेगेटिव जोन में, बैंक रिकैपिटलाइजेशन के बावजूद एक विनर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, क्लियर विनर, वो है कैनरा बैंक। आखिरी मिनटों तक यहाँ पर खरीदारी चल रही है, दिन के हाइस पे बंद हो रहा है और करीब करीब दुगने वॉल्यूम हो चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पक्के तौर पे अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। अदरवाइज़ हमने काफ़ी तेज़ी से मुनाफा वसूली देखी, जो खबर आई उसके बाद लोगों ने यहाँ से बेचने का ही फैसला किया, सेंट्रल बैंक और यूनियन बैंक में खास तौर पे। लेकिन जो दिग्गजों में एक्शन रहा है उसमें आप देखेंगे कि आज बड़ा हाथ रिलायंस इंडस्ट्रीज और बिंदो फार्मा, लुपिन जैसे काउंटर्स का, क्योंकि जाते जाते यहाँ पर हम देख रहे हैं एक अच्छी खरीदारी का पिकअप आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 1 से 1.5 घंटे में हमने देखा यहाँ पर 1 से 1.5% तक का इजाफा बनता हुआ, और एक काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी बन रही है। वरना आप देखेंगे BPCL 3% ऊपर, आइडिया सेलुलर 2% से ज़्यादा की बढ़त दिखाता हुआ, पावर ग्रिड, ICICI बैंक और बॉश, टाटा मोटर्स, DVR, ये तमाम दिग्गज है जिनकी ओर से हमने देखा एक अच्छा खासा तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दिया। अब आप देखिए मिड कैप इंडेक्स का हाल क्या है। 34 अंकों की बढ़त, कैनरा बैंक की बात प्रदीप ने की। इसके अलावा आप देखेंगे IFCI, प्राइम फोकस, REC, NBCC, इंडिया बुल्स वेंचर्स, मैक्स फाइनेंशियल, ये दूसरे काउंटर्स रहे हैं जहां पर आज हमने देखा है कुछ खरीदारी जोर पकड़ती हुई दिखाई दी है। तो ये कुछ स्टॉक्स जाते जाते जहां पर लोगों ने अपनी पोजीशंस बनाई, और एमटेक ऑटो ग्रुप में आज हमने देखा फिर से एक्शन तेजी का बनता हुआ दिखाई दिया। तो आखिरकार काफ़ी वॉलेटिलिटी के बाद, काफ़ी उठापटक के बाद निफ्टी 8,535 पर प्रोविजनल क्लोज दिखा रहा है, 27 पॉइंट ऊपर, 66 अंकों की बढ़त देखने को मिली है सेंसेक्स में, और मिड कैप इंडेक्स भी पॉजिटिव जोन में। बैंक निफ्टी मुश्किल से 5 पॉइंट की गिरावट पर जाकर टिका है, यानी कि रिकवरी जरूर आई इनिशियल लेवल्स पर, लेकिन दूसरे बैंक्स में ज़्यादा मुनाफा वसूली थी, जिस वजह से ये इंडेक्स पॉजिटिव टेरिटरी में समाप्ति नहीं दिखा रहा है। कल की क्या तैयारी होनी चाहिए मयूरेश इस पूरी वॉलेटिलिटी के बीच? और आज हमने देखा है कि भले ही यूरोप में काफ़ी कमज़ोरी हो, डाउ, नैस्डैक फ्यूचर्स भी कमज़ोरी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, भारत इतना ज़्यादा टूटा नहीं। राइट हर्षिता जी, और आई थिंक वी आर मोर फोकस्ड कि क्या डेवलपमेंट्स होते हैं प्रॉब्लम मानसून सेशन में, और GST बहुत बड़ा एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव हो सकता है इंडियन मार्केट्स के लिए। अर्निंग्स, जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार, आई थिंक अर्निंग्स में थोड़ी एक अपमूव दिख सकती है कंसोलिडेटेड अर्निंग्स की अगर मैं बात करूँ तो, बट री रेटिंग इन अर्निंग्स विल ओनली हैपन इन द सेकंड हाफ, तो कहीं ना कहीं मार्केट्स विल टेक दैट इनटू कॉग्निजेंस एज वेल। लेकिन शायद मार्केट सारे नेगेटिव्स ब्रश ऑफ कर रहा है और सिर्फ पॉजिटिव्स पे फोकस कर रहा है। तो अगर GST पास होता है, जैसे मानसून का प्रोग्रेस है, जैसे अर्निंग्स स्पेसिफिक सेक्टर्स में अच्छा आएंगे, मार्केट उम्मीद लगाए बैठा है, आई थिंक दैट माइट टेक द मार्केट्स हायर। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है मार्केट्स में, ये शायद बरकरार रहे, मार्केट शायद कंसोलिडेट हो फ्रॉम एन इमीडिएट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, बट शायद ऑल दीज ट्रेंड्स माइट टेक द मार्केट्स हायर। शुक्रिया मयूरेश आपका, और साथ ही रजत, संदीप और आशु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और अब देखते हैं स्टॉक 2020 में आज कैसा रहा कप्तानों का प्रदर्शन।